ठीक है, तो मॉक टेस्ट अभी हम लोग थोड़े मॉक टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं और जो डाउट्स होगा वो भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो अभी जैसे 6:30 टू 8 क्लास है, तो इसमें जो भी CUET के मॉक टेस्ट हैं। ओह थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अभी हम लोग आज मॉक टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं और अगर टाइम रहेगा तो एंड में हम लोग डाउट भी डिस्कस कर लेंगे। फिर भी जिनका एक्स्ट्रा डाउट बचता है तो आप 10 to 11 डाउट क्लास होगी रात को, तो तब भी आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ठीक है, लिंक सेम है, जो लाइव क्लास का भी लिंक है वो लिंक सेम ही रहेगा डाउट क्लास का। तो ठीक है, तो अभी जो भी मॉक टेस्ट 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 जिन लोगों ने ट्राई किया है तो हम लोग पहले उसके डाउट डिस्कस कर लेते हैं एंड इसके बाद इसमें डाउट अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो बाकी डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं, PYQ के या सिलेबस के या एक्स्ट्रा जो डाउट आपके होंगे। ठीक है ना, ये वेबसाइट है, बाकी लोगों को पता ही होगा जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो लैपटॉप या कंप्यूटर्स देंगे तो ये वेबसाइट है ना mathstats.conductexam.com, या ऐप भी है हमारे पास, फोन से देंगे तो ऐप से दे सकते हैं, ये है। तो दोनों कनेक्टेड ही है, तो कोई भी ऐप से दो या वेबसाइट से, दोनों सेम बात है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ जो जो डाउट्स हैं जिनके। सो क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन है ओके। तो 6th इज सेइंग कि t जो है वो क्या है, R4 to R² एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक, और डिफाइन कैसे है, Tx इज इक्वल टू Ax। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में थ्योरी एक बार मैंने कराया था और रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ऑलरेडी है, फिर पिछले साल वाले। तो उसमें अगर आप देखोगे तो Tx इज इक्वल टू Ax है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन है। अब A मैट्रिक्स दे रखी है आपको, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3x4 है ना, ओके। तो पूछ क्या रहा है, देन दिस इज इन द रेंज स्पेस ऑफ T, दिस इज नॉट इन द रेंज ऑफ T, दिस इज हैज अ यूनिक प्री इमेज अंडर T, या दिस हैज मोर देन वन प्री इमेज अंडर T, ओके। तो जरा समझिए कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, तो ये फुल क्वेश्चन विजिबल होगा, इधर कर देता हूं। तो इधर आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहां मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। तो इसमें ये है कि t जो है 6th क्वेश्चन है 21 का, कि t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 to R3, ठीक है। अब Tx इज Ax है, ओके। सो Tx जो है वो Ax है। सो ये रेंज स्पेस क्या होता है, व्हाट इज द रेंज स्पेस, है ना, ये समझना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रेंज स्पेस का क्या मतलब है। तो रेंज स्पेस का मतलब ये हो गया, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे डोमेन और रेंज एक फंक्शन में होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट अ फंक्शन। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन R4 है, कोडोमेन R³ है, और रेंज क्या होगा, जो इस Ax की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये रेंज स्पेस में आ सकता है -1 2 3। तो बस ये पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू -1 2 -3 हो सकती है क्या, क्वेश्चन ये है। बताइए। सो कैसे डिसाइड करेंगे, a मुझे पता है, x क्या है, x वेरिएबल्स हैं, जैसे a अगर लिख दूं मैं, तो यहाँ पे a आपके पास क्या है 1 1 0 0 एंड 0 0 1 1, फिर है 1 0 1 0 दिस। सो ऑब्वियसली ये जो मैट्रिक्स है 3x4 की है, सो जो x होगा इट विल बी लाइक x1 x2 x3 x4। सो ये कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया एक्चुअली, है ना, ये सिस्टम ऑफ लीनियर।
और दिस इज इक्वल टू -1 2 -3। ओ एक मिनट, हाँ तो चलो, तो क्या इस सिस्टम को आप सॉल्व कर पाओगे? और अगर इस x1 x2 x3 x4 की कुछ वैल्यू मिलती है तो मतलब इट जो है ये रेंज स्पेस में है, अदरवाइज नहीं है। सर ये ऑप्शन नंबर 3 जो है सी हाँ वाला, वो कैसे चेक करेंगे? यूनिक प्री इमेज जनरेटिंग। अच्छा, इसके पास यूनिक प्री इमेज है, तो जो अभी मैं सिस्टम बनाया था उसके पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा तो यूनिक प्री इमेज हो जाएगा। ये जो हम अभी कर रहे थे अगर इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया मान लीजिए, तो ये यूनिक प्री इमेज हो जाएगा। सो कैन वी सॉल्व दिस? बताओ आप लोग सॉल्व कर पाओगे? बताइए कैसे सॉल्व करते हो सिस्टम को? कुछ नहीं समझ आ रहा है? एलिमिनेशन लगा दें। एनीथिंग, हाँ एलिमिनेशन देखने या कुछ नहीं तो ऐसे इक्वेशन बना लो, ये तो आसान है। x1 प्लस x2 बराबर होगा -1, x3 प्लस x4 बराबर 2 एंड x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। अच्छा वैसे चेक करने की क्या, तुम अगर देख लो इसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं है, वैसे ही पता चल जाएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट इज रैंक ऑफ ए एंड व्हाट इज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, उससे भी डिसाइड कर सकते हैं। बताओ भाई क्या आएगा, रैंक ए का क्या है एंड रैंक ए ऑगमेंटेड बी जो होगा उसका रैंक क्या है, उससे हो जाएगा पता चल। ये ए मैट्रिक्स है ना? सर रैंक ऑफ ए 3 होगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी भी 3 होगा। तो दोनों 3 है और ये इक्वल है दोनों, और ये लेस देन क्या, नंबर ऑफ कॉलम क्या है इसका, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन n। देन व्हाट डू यू नो अबाउट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो ये कह रहा है यूनिक प्री इमेज, इसलिए गलत कह रहा है ना? सेम नंबर, अच्छा नंबर यहाँ बदल दिया, स्टिल नो प्रॉब्लम, मतलब ये के द सेम प्रोसेस यू विल डू। मैं यहाँ इसके लिए कर रहा था -1 2 3 के लिए, ये 1 -2 3, स्टिल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ 1 -2 3 रखूंगा स्टिल सेम सिचुएशन विल कम। रैंक ए इज 3, ए ऑगमेंटेड बी 3, स्टिल यू विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसलिए यूनिक नहीं है, इसलिए ये गलत है, ठीक है? तो सर ऑप्शन 4 होगा ना आंसर? अच्छा एक मिनट, तो हमें क्या करना है, दिस हैज मोर देन 1, यहां फिर नंबर बदल दिया ना, ओके 1 मिनट, तो क्या चेंज आएगा? हाँ रैंक तो कभी 3 ज्यादा हो नहीं सकता, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट होगा कि नहीं होगा? पहला ऑप्शन है क्या है, क्या ये रेंज स्पेस में है, यस और नो? तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना, तो हमको x1 x2 x3 x4 की इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू मिलेगी, जिसके लिए ax is equal to this आएगा, राइट? सो दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो मतलब एक ना एक ऐसा x तो मिल ही जाएगा जो यहाँ होगा, तो ये रेंज स्पेस में तो है। तो यहाँ इन्होंने ऐसा क्वेश्चन बनाया, मतलब जिसने बनाया पेपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो ओके है, पहला भी ठीक है, और डी के बारे में सोचते हैं, तो ये कह रहा नॉट, ये गलत हो गया, ये यूनिक कह रहा है इसलिए गलत है। अब ये -1 -2 -3 कर दिया, so this has more than one pre-image under T.
अच्छा एक मिनट इसको चेक करो, ये जो है ए का रैंक 3 है ना पक्का, तो एक मैट 3x3 का तुम अगर वो करोगे 3 तो एडमेंट नॉन जीरो आएगा, देख तो मिल जाएगा, 3 है ठीक है। और ए ऑगमेंटेड बी, तो बी तो रैंक पे इफेक्ट डाल नहीं सकता ना, क्योंकि बी जो है ए ऑगमेंटेड बी इसमें हो जाएगा ना, तो सर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नहीं, इसका सॉल्यूशन इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन है ना। हाँ सर। तो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, इससे क्या मतलब है? मतलब सर यूनिक नहीं निकल रहा है वो। हाँ यूनिक नहीं होगा, बट वो निकल जाएगा, मतलब वो एक वेरिएबल बाकी पे डिपेंड करेगा, तो इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि एक फ्री वेरिएबल आएगा कम से कम। ओके अब यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। दिस हैज मोर देन वन प्री इमेज अंडर टी, तो अगर इसके लिए भी इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन आता है तो डी भी करेक्ट हो जाएगा फिर तो, है ना। देखो अगर हम -1 -2 -3 करने पे तो मतलब डी भी करेक्ट हो जाएगा फिर तो यहाँ पे। दिस हैज मोर देन वन प्री इमेज अंडर टी, so there are infinitely many values of x that will map to the same point। हाँ तो आई थिंक यहाँ ए और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा फिर तो, जिस तरह बनाए हैं। यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो यही बनेगा। तो यहाँ ठीक है, ए जिसने लगाया ठीक है, ऐसे डी भी करेक्ट कर देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट बताओ, तो ए भी ओके है डी भी ओके है, तो इसमें डी भी करेक्ट रखना चाहिए या इसको चेंज करना पड़ेगा ऑप्शंस को, ठीक है। बाकी कोई डाउट और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में है तो बताओ। नहीं सर, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशंस और कोई डाउट। ठीक है 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 7। सो 7th क्वेश्चन जो है, is the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the lines x बराबर 0, y is equal to 1 and the y is equal to root x about the line y is equal to 1। तो ग्राफ बना लो पहले इसका। तो x बराबर 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस, ये x बराबर 0, और y बराबर 1 का मतलब क्या है, दिस लाइन मान लो y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है, एंड y बराबर रूट x, सो y बराबर रूट x हाफ कर्व है हालांकि, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x ना, तो कुछ इस तरह से। तो हालांकि ये है ना y विल नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू, तो ये कर्व है आपका, और ये कहाँ पे कट रहा है, ये भी 1 पे ही कटेगा। सो और अबाउट y इज इक्वल टू 1 आपने रिवॉल्व किया इसको, सो दिस इज द कर्व यू आर रिवॉल्विंग अबाउट y इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज दिस रेडियस, इसका लेंथ कितना है ना। जब रिवॉल्व करोगे तो क्या क्या शेप बनेगी इसकी, इफ यू रिवॉल्व इट, सो लाइक इसको हटा दो, है ना, जैसे ये है, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा, है ना। सो इस तरह का शेप बनेगा, मतलब अगर रिवॉल्व, इफ यू रिवॉल्व दिस कर्व अबाउट y इज इक्वल टू 1 लाइन, देन दिस विल बी द कर्व। सो व्हाट इज रेडियस, मैं ये पूछ रहा हूं, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस रेडियस, बोलो भाई, रेडियस कितना है, लेंथ ऑफ रेडियस। 1 minus root x। हाँ तो ये कितना है y, यस, सो ये पॉइंट अगर x, y है तो y 1 माइनस y, यस 1 माइनस रूट x, यस। सो है ना, तो ये कर्व आपका है y इज इक्वल टू रूट x ना, तो ये हो गया 1 माइनस रूट x, है ना। सो r इज 1 माइनस रूट x,
सो वॉल्यूम पूछा है ना। सो बताओ वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है। pi 0 to 1 1 minus root x whole square dx 0 to 1 फिर पाई आर स्क्वायर्ड है ना, पाई आर स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। सो आर इज दिस, तो 1 माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, एक्स बिटवीन 0 to 1। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। so pi by 6 आंसर है। अच्छा, तो पाई बाई 6 अलग से पाई बाई 2 लगा रखा है, तो ये भी इसमें मिस्टेक कर रखा है। बाकी लोग वेरीफाई कर दो पर ही। ये सर pi by 6 ही आ रहा है। पाई बाई 6 आ रहा है, ओके। अच्छा मैं साथ साथ ना अपडेट कर देता हूँ इन लोगों को, ताकि ठीक है। क्वेश्चन 7 में क्या है कि इसमें क्या था, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर 11 तो इसमें हो गया, मतलब पाई बाई 6 आ रहा, बाकी लोग देख लेना पाई बाई 6 ही आ रहा ना, ये है 11th, ओके। सर इसका भी आंसर 9 by 2 आ रहा है। 11th कह रहा है कि द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y is equal to x square, एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the curve y is equal to x square and the straight line x plus y is equal to 2. So area of the region enclosed by the curve y is equal to x square and x plus y is equal to 2. So क्या आएगा, ये हो जाएगा x plus y equal to 2 and y is equal to x square, तो यहां से आ जाएगा ठीक है ना। तो ये एडिशन हो जाएगा ना ये, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो पहले इन दोनों का। तो x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज 0। तो यहाँ सॉल्व करोगे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज 0, लेकिन नहीं यहाँ पे x हमें माइनस 2 चाहिए ना, तो प्लस 2 है ना, +2 तो x माइनस 1 x प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट पे -2, -4 and 1, ये आएगा ना, एक माइनस 2 और एक, तो ये माइनस 2 है और ये तुम्हारा 1 है। ठीक, देख लो। तो अब यहां से मुझे क्या करना है, एरिया। तो एरिया जब इंटीग्रेट करेंगे, सो एरिया इज डबल इंटीग्रेशन dy dx। तो y की लिमिट वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, तो y की लिमिट यहाँ पे आ जाएगी x स्क्वायर से लेके कितना 2 माइनस एक्स, सो 2 माइनस एक्स, और x की लिमिट क्या आ जाएगी -2 से 1, सो -2 से 1। इसको सिंप्लीफाई करो जरा, सबने ट्राई किया है, कितना आ रहा है 9 by 2 आ रहा है। बाकी किसी का? हाँ सर 9 by 2 आ रहा है। हाँ, अगर 3-4 लोगों का सेम आ रहा तो पता चले कि तुम लोग गलत बता दो, फिर वहाँ पोर्टल पे चेंज कर दे, फिर ऐसा ना हो।
तो 2-3 लोग वेरीफाई कर लो एक बार क्विकली, या मैं ही खुद कर दूं तो उससे है ना, मतलब ऐसा ना हो कि वहां गलती हो जाए, वरना चेंज कर देंगे उसको। अब अभी क्या इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, अब वो नहीं बाद में चेंज होगा, अभी मैं कर दूंगा, आज शाम तक चेंज हो जाएगा, जो भी गलतियां होंगी तो उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ जैसे हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा -2 से लेके 1 तक, और इसको सिंप्लीफाई कर दो। सो 1 रखेंगे तो -4 प्लस 8/3, और इसको सिंप्लीफाई कर दो अब, तो यहाँ से 6, तो यहाँ तो 1 है, सो 12 माइनस 6 माइनस 2 है ना, और यहाँ एलसीएम यहाँ भी 6 ले लो चाहो तो, ये आ गया आपके पास क्या आ गया ना, तो ये एक बार चेक कर लो, सही है। तो यहाँ से कितना आया 4/6, और यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा 2 3 जा 6, ओके ओके, तो ये ना यही मिस्टेक देखना है कि तुम लोग गलती से नहीं कर देते ना। तो ये कितना आ गया 7 आ गया, तो 7/6 ना, और यहाँ पे तो ये प्लस 20/6 ऐसा कुछ देख लो। सर ऐसे ही। तो ये फाइनली आ गया 27/6, तो 3 से 3 9 जा 3 2 जा है ना 9/2, तो इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है 9/2 ये तो गड़बड़ है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है चलो 9/2। नेक्स्ट 11 के बाद सर 14th, ओके 14th कह रहा है कि क्या है, अच्छा एक मिनट, 12 में क्या है कि आपको एक W सेट सबसेट दे रखा है वेक्टर स्पेस का F2R, अच्छा हाँ F2 पावर 4, सो मतलब R पावर 4 समझ लो ऐसा। अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, दिस इज अ सबसेट ओवर अ वेक्टर स्पेस F3Q, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें क्या लिखा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। W1 is a subspace with dimension 2, W1 is not a subspace, W2 is a subspace with dimension, W2 is not a subspace। सो हमें एक ठीक है एक वो दे रखा है ना, मतलब ये R4 होगा ऐसा कुछ, ये इन लोगों ने ऐसे लिखे हैं, और ये R3 है ना, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो मतलब ये है कि 12 में जो है, या F इज अ फील्ड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, F कोई फील्ड है, नीचे 2 लिखने का क्या मतलब है इसका, कोई सेट होगा चलो है ना। एक्चुअली ये सीयूटी के सिलेबस का बाहर का क्वेश्चन, क्योंकि सबस्पेस है ही नहीं सिलेबस। अच्छा वहां पे तो एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेक्टर स्पेस यूज होता है, डायरेक्टली वेक्टर स्पेस है भी नहीं सिलेबस में, डायरेक्टली नहीं है उसमें लिखा हुआ ना, ओके
फिर से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देख लो यहाँ पे तो बोल रहा है कि जो W1 है वो शुरू में W1 है, सो W1 जो है यहाँ पे वो एक सबसेट है, ठीक है, R4 का मान लो, दिस इज सबसेट ऑफ R4, फिर ले लिया। W2 इज अ सबसेट ऑफ R3, इस तरह से। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन तो पूछ रहा है, तो डायमेंशन कैसे निकालते हो किसी सबस्पेस का? किसी सबस्पेस का डायमेंशन कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, तो इस W1 में कितने इंडिपेंडेंट है चेक करो। ये 0 0 0 होने की वजह से क्या हो जाता है, वेक्टर डिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है? जहां 0 वेक्टर प्रेजेंट रहता है वो इंडिपेंडेंट। नहीं, कोई भी सेट जिसमें 0 वेक्टर प्रेजेंट है तो वो सेट हमेशा डिपेंडेंट होगा या हमेशा इंडिपेंडेंट होगा? तुम लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, जैसे C1 इंटू 0 कर दिया तो C1 के पास क्या चॉइस है, C1 को 0 होना पड़ेगा, नॉन 0 भी हो सकता है। यहां मैं अगर लिखता हूं C1 V1 C2 V2 C3 V3 प्लस C4 V4 बराबर 0 फॉर एग्जाम्पल, तो ये V1 तुम्हारा 0 वेक्टर ही है। यहाँ पे ये जो V1 है ये तो 0 वेक्टर है, तो यहाँ पे C1 के पास क्या चॉइस है, C1 तो नॉन 0 नंबर भी हो सकता है, और अगर एक भी कांस्टेंट नॉन 0 मिल गया तो वो वाला सेट क्या होता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। तो अभी जो तो अभी जैम का एग्जाम में बोल गए तुम लोग, रिवाइज ठीक से करते नहीं हो। ये रिजल्ट है कि कोई भी सेट जिसमें 0 वेक्टर प्रेजेंट हो हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट ही होगा। उसके पीछे का डेफिनेशन ये है, लिनियरली इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, when C1 C2 C3 C4 has to be 0। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है देन ईच कांस्टेंट हैज टू बी 0, बट अगर वेक्टर ही 0 हो गया तो कांस्टेंट में कोई भी नॉन 0 हो सकता है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, 0 होने की क्या जरूरत है उसको, क्योंकि प्रोडक्ट एट द एंड 0 हो ही रहा है। तो C तो कोई भी नॉन 0 नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट में 0 वेक्टर प्रेजेंट है तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट 0 वेक्टर कंटेन नहीं करता। ऐसा तुमने कोई बेसिस आज तक नहीं देखे होंगे किसी वेक्टर स्पेस का जिसमें 0 वेक्टर आता हो। तो ये 0 0 0 की वजह से ये डिपेंडेंट हो गया, इसको बाहर निकाल देंगे तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। यहाँ भी 0 0 0 प्रेजेंट इसलिए डिपेंडेंट, इसको बाहर निकाल देंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब देख लो बाकी का कि ये जो, अब मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब ये बाकी 3 जो बचे हुए क्या वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है? यहाँ जो, अब चलो 0 को बाहर कर दिया मैंने, अब जो बचेगा वो चेक करेंगे क्या वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बताओ ये 3 सेट जो दिख रहा है 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1, क्या लगता है तुम्हें इंडिपेंडेंट है तीनों? सिर्फ 1 1 1 1 डिपेंडेंट। तो ये लास्ट वाला ये पहले 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये भी डिपेंडेंट हो गया। तो इस 4, ये जो V1 W1 सेट है इसमें 4 एलिमेंट है, और ये पहला और चौथा जो है, फर्स्ट एंड फोर्थ जो है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ वो दोनों डिपेंडेंट है इस बीच वाले पे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 ही होंगे इनमें से, ठीक है। सो इसका डायमेंशन 2 होगा W1 का। W1 का डायमेंशन क्या होगा, 2 होगा। सो W1 का डायमेंशन 2 होगा। यहां भी ऐसा ही है, इसको 0 0 निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो ये बचा 0 1 2 0 2 1। अब देखो मल्टीपल है दूसरे का, तो मल्टीपल तो नहीं लग रहा है ना, डायरेक्ट मल्टीपल तो नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट, इसका दोनों का डायमेंशन 2 हो गया। ये से लिखा गया है W1 सबस्पेस डायमेंशन 2 का सही है, W1 सबस्पेस नहीं ऐसे। हाँ ये भी, अरे नॉट ट्रू चुना पूछा होगा ना, क्या पूछा है तुमसे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमेंशन निकालना, वेक्टर स्पेस हो सकता है, डायमेंशन ढूंढना है। डायमेंशन क्या होता है, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। सो दोनों में लीनियरली इंडिपेंडेंट 2 ही दिख रहे हैं,
क्या क्या आंसर होगा बताओ? W1 का डायमेंशन 2 तो है, ये पक्का है। और W2 के बारे में क्या कह सकते हो? क्या ये सबस्पेस नहीं है? सबस्पेस होने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा, सबस्पेस होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसमें जीरो वेक्टर होने चाहिए, किसी भी दो का सम करो तो उसमें होना चाहिए, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन उसमें होने चाहिए। ये लोग कैसे बनाए क्वेश्चन, ये कह रहा है इसमें गलत बना रखा है, तो आउट ऑफ सिलेबस भी है, इसे गलत बना रखा है। क्या ये W1 सबस्पेस है? क्या कोई भी लीनियर, यहाँ F2 लिख दिया है, F2 का मतलब यहाँ मुझे लग रहा है ऐसा है 0 1 सिर्फ ले सकते हो तुम, ओके। यहाँ भी वही कह रहा है F3 0 1 ले सकते हो तुम जस्ट, तो इसलिए ऐसा बनाया है। तो ये एक्चुअली W2 सबस्पेस ही नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, सम करके देख लेते हैं। अच्छा, सब सम करेंगे तो 0 3 3 0 3 3, और ये F3 है, मॉड्यूलो 3 ले रहा है। मॉड्यूलो 3 लेने का मतलब है कि 0 0 0 हो जाएगा, तो ओके है। अब डायमेंशन की बात करनी होगी हमें। एक्चुअली ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ये क्या है, F2 जो लिखता है ना, ये एक्चुअली है वो ग्रुप थ्योरी होता है, मॉड्यूलो 2 वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ मॉड्यूलो 3 है, तो ये थोड़े आउट ऑफ सिलेबस भी है CUET का, तो इसको स्किप कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट ये तुम्हें चेक करना आना चाहिए कि कोई वेक्टर स्पेस कब हो सकता है। डायमेंशन निकालने के लिए चेक करना आना चाहिए कि उसके पास कितने, उसके बेसिस में कितने एलिमेंट है ना, ये देखना पड़ेगा, या कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जो उसको स्पैन करेगा। तो उस तरीके से इसको स्किप करो, ये आउट ऑफ सिलेबस, इसको बोलता हूँ हटा देंगे ना। नेक्स्ट बताओ, 12 का 14। हाँ सर। सर 13 भी देख लीजिएगा। हाँ जी, 13 में क्या है बताइए। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द लाइन सेगमेंट x बराबर साइन स्क्वायर t एंड y बराबर कॉस स्क्वायर t, और t की वैल्यू क्या है 0 से π/2। ओके, सो क्या रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस। अच्छा, इसको y के अबाउट रिवॉल्व कराया, तो सरफेस एरिया पूछ रहा है। सो सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन का? ऐसे ये कर्व कौन सा, अगर इसको कर्व को तुम ट्रेस करो, कर्व कौन सा कर्व होगा? अगर इसको मैं रिलेट कर दूं तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगी, ये इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1। तो x प्लस वाई साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। t एंगल था, एंगल 0 से π/2 में है, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं जस्ट, तो x प्लस वाई, मतलब इसके कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। तो सो इसको रिवॉल्व कराओ y एक्सिस के अबाउट, तो y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराओगे, सो व्हाट इज द सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, तो यहाँ से y बराबर 1 माइनस एक्स है, ठीक है ना, और ये 0 से 1 में होगा। सो सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ y 2πx root over 1 plus dy dx whole square dx 2 पाई x x
रूट ओवर 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर dx। यहाँ x तो 0 से 1 में है, तो रेडियस तुम्हारा x है, तो यहाँ पे क्या होगा dx या dy? dx हमने रिवॉल्व किया है y एक्सिस के अबाउट, है ना। तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता dx dy होगा सर। है। dx dy होगा। यहाँ पे y लिखूं? नहीं सर 1 प्लस dx dy होल स्क्वायर। 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, मैं चेक करता हूँ रुको। तो 2 पाई r ऐसा कर सकते हो। तो जैसे ये तो ठीक था, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा तरीके से लिखोगे ना तो यहाँ तो ओके है, तुम्हारा जो भी y है dy बाई dx का होल स्क्वायर ये ओके है। और दूसरे तरीके से लिखोगे अगर तुम, सो इफ यू आर रिवॉल्विंग ये है तो ये फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, y तुम्हारा 1 माइनस एक्स है, यू इंटीग्रेटेड, बताओ क्या आंसर आएगा। ऊपर चेक करो क्या आ रहा है। Sir, root 2 pi. ओके, सो रूट अंडर 2 टाइम पाई। तो देखो इनका डाउट था, सो जस्ट आपको थोड़े से फॉर्मूला याद रखना होगा कि सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, वो याद रखना पड़ेगा जस्ट, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज फाइन। सर 2 रूट 2 पाई हुआ है। 2 रूट 2 पाई आ रहा है, कितना आ रहा है नहीं, ठीक है सर, ठीक है। चेक कर लो, ठीक से कैलकुलेशन कर लो। हाँ, तो ये हो गया 13th। 14th कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो cos 1 बाई बताओ, इसमें क्या किस ऑप्शन में डाउट है। जैसे पहला है sin 1 बाई एन लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन, ठीक है। जो sin 1 बाई एन है वो लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन होगा, sin 1 बाई एन लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन। और दोनों तरफ सीरीज लगा तो लार्जर टर्म के करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है ना। हमें पता है कि पी टेस्ट से समेशन 1 बाई एन डाइवर्जेस, तो समेशन sin 1 बाई एन विल आल्सो डाइवर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि sin 1 बाई एन स्क्वायर कन्वर्जेस। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लगा पाएंगे वो, एक मिनट वो कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाएगा पहले वाले में, तो हमें दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा, इस वाले तरीके से जाना पड़ेगा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। तो इससे क्या हो जाएगा, पहले वाले स्टेटमेंट में कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाएगा, जो मैंने कहा था वो एक्चुअली नहीं वर्क करेगा, क्योंकि लार्जर वाला इंफिनिटी पे जा रही है, तो जो स्मॉलर है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। हाँ, वो सेकंड वाले में वर्क कर जाएगा, जो मैं सोच रहा था, दैट विल वर्क इन सेकंड ऑप्शन नॉट इन फर्स्ट, क्योंकि उसके ना समझना होता है
इम्प्लीकेशंस कि कौन किसको इम्प्लाई करेगा। तो लार्जर अगर इन्फिनिटी पे जा रही है तो स्मॉलर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लार्जर अगर फाइनाइट होता तो स्मॉलर सीरीज विल ऑलवेज बी फाइनाइट, है ना। ये लगा सकते हैं, ये कितना आएगा, ये 1 आ जाएगी। और an/bn अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव ना, तो क्या बोलते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बोथ विल कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो चूंकि 1 ये इसकी सीरीज डाइवर्ज करती है, सो दैट्स व्हाई इट विल डाइवर्ज, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू स्टेटमेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट फेल हुआ है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सेकंड वन विल वर्क फ्रॉम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये मैं 14 सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां से आ जाएगा कि ये जो sin 1/n² है, sin 1/n² is less than equal to 1/n². Now series 1/n² will converge due to p test. So larger series converge करेगी तो जो smaller series है that will also converge. तो second statement true है, b statement true है। थर्ड कह रहा है cos 1/n diverges. So cos 1/n limit n tends to infinity कितना आएगा जी? So 1. Now you know if limit of a sequence an is not 0, then what can you say about series an? so it will diverge. हाँ, so if limit of an is non-zero, then series an will diverge, ठीक है? So this will diverge. So with the logic this will diverge. So option C is also true statement, but we have to select false statement. So obviously the fourth one is false. And how will you check? तो first है ना, तो ये भी सेम लॉजिक से कि cos 1/n² when you take the limit it will be 1 and then series diverges, but here it is saying it converges. So this is false statement. So this statement is false statement because the series will actually diverge, but है ना, okay. सर अगर ये लिमिट वाला लॉजिक फर्स्ट क्वेश्चन में लगा दे तो फिर जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं लिमिट वाले लॉजिक। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sin 1/n कितना आएगा? सर 0। देन व्हाट कैन वी से? सो मतलब कि सर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा? नहीं, किसने कहा? सर अगर ये n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस उसका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 तो वो Then? Converse is not true. Nothing can be said. Then nothing can be said. है ना, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बताया था कि यही ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। So you have to remember, if this happens you can say nothing. So what is actual theorem? The actual theorem was कि this converges implies this series converges implies what? Limit is 0 actually. Limit of n is 0. So ये series converge करेगी, इसका मतलब है कि limit 0 है. This theorem doesn't say that if limit is 0 then series will converge. What you are thinking? So this is not true. But we can say that if limit an is non-zero, then if we say limit an is non-zero, then series n will diverge for sure. So this diverges. Again here converse is not true. If some series diverge does not mean limit will not be 0. Maybe 0. Sin 1/n series 1/n. So if this happens then you can say nothing. Series may converge or may diverge. You have no guarantee. But if it is non-zero then you have guarantee that series will diverge. ओके सर। और सर ये क्वेश्चन नंबर 21 में मुझे लगता है सॉल्यूशन गलत दिया होगा। ओके 21 में ठीक है, ट्राई करते हैं। So 50 raised to 5. हाँ 15 में क्या है? ये एक्चुअली चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वो होता है ना,
चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट का है, लाइक यू नो कि जैसे एक्स वाई में इंटीग्रेशन है तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आर थीटा में चला जाता है। तो एक और आगे आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड आई थिंक एक और कोई फॉर्म है उसमें चेंज किया हुआ है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज किया ना, लिखा भी तो है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज किया है। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, हाउ डू यू चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट? पोलर का तो पता होगा आप लोगों को, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसका ये रहता है कि लाइक इफ यू हैव लिमिट मान लो f ऑफ x, y dx dy, सो हम लोग ये करते हैं कि ये फंक्शन तो वही रहेगा है ना, r थीटा में चला जाएगा, मॉड जैकोबियन r dr d थीटा, ये जैकोबियन आ जाती है। तो मतलब कोई नया फंक्शन बन जाएगा अब ये इन टर्म्स ऑफ r थीटा आ जाएगा। सेम फंक्शन विल वर्क इन टर्म्स ऑफ r थीटा, ठीक है, सेम फंक्शन r थीटा में कन्वर्ट कर दो जस्ट। सो इट्स नॉट लाइक वेरिएबल चेंज कर रहा है, नया फंक्शन आ जाएगा ये। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई नया फंक्शन बना दो, मान लो g आ जाएगा r थीटा, बट सेम फंक्शन विल चेंज इनटू r थीटा। तो ये होता है जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करते हो तो पूछ क्या रहा है ये, E is the region inside sphere this, below the line this, then integral in spherical coordinate represents volume of E is। so volume अगर ऐसे निकालते आप तो क्या होता, so when you find volume of the integral है ना, मतलब किसी सरफेस का, तो वैसे तो you can write ना dz dy dx type, but when you are changing into spherical coordinate तो क्या होता है, उसमें कैसे चेंज करते हैं वेरिएबल हम लोग। सो यहां से लिखना पड़ेगा ना, तो स्फेरिकल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जब पोलर में करते हैं तो क्या करते हैं, x को हम क्या चेंज करते हैं r cos थीटा और y को चेंज करते हैं r sin थीटा, है ना। मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल क्या होता है, so here is x is r cos थीटा, y is r sin थीटा in case of when we change into polar form। अब जब इसमें चेंज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तो क्या चेंज आता है, तो इसमें एक्चुअली चेंज ऐसा आता है कि we replace x by रो cos थीटा sin फाई, ठीक है, एंड y जो होगा रो, यहां से आएगा रो sin थीटा sin फाई, और z जो आ जाएगी रो ऑफ cos फाई, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो इंटीग्रल कैसा चेंज होता है ना, यहाँ ये देखना पड़ेगा। तो जैकोबियन क्या आएगा यहाँ पे, हाँ जैकोबियन की वैल्यू इसने क्या लिखी है,
तो क्या बनेगा देखो, क्या लिमिट हो सकती है। सो व्हाट डू यू थिंक, रेडियस कितना है इसका, स्फीयर का तो 0 से 2 है, ठीक है। दूसरा वो कोन का इक्वेशन दिख रहा है ना, कोन टाइप का, हाँ। सो यहां से क्या होगा, व्हाट इज द लिमिट। सो देखना होता है कि एंगल कहां से कहां, चलो ग्राफ रफली बनाने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें यही देखना होता है कि रो की लिमिट क्या है, तो वो तो यहाँ दिख रहा है कि जो स्फीयर है ना उसका क्या है 0 से 2, तो ये तो हो जाएगा 0 से 2। मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज फाई, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि थीटा की लिमिट क्या है और फाई की लिमिट क्या है ना। सो थीटा की लिमिट क्या होगी और फाई की लिमिट क्या होगी। अच्छा, इसका जो जैकोबियन आता है, इसमें तुम अगर जैकोबियन फाइंड करोगे, सो जैकोबियन कैसे फाइंड करते हो तुम लोग, जो जैकोबियन की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करते हैं, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल, यहाँ आ जाएगा रो थीटा फाई। इफ फाइंड इट सो यू विल गेट, मतलब वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3x3 का, डेल एक्स अपॉन डेल रो, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई। सो ये 3x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा तुम्हारा। एंड इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होके जो आती है वो आती है हमारे पास, याद है किसे, वो क्या आता है, वो जैसे लिखा हुआ भी है यहाँ पे, रो स्क्वायर साइन फाई लिखा है ना, तो वो आ जाएगा जब ये dz dy dx को चेंज करोगे, तो जैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं ना, चलो इसको हटा दो, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हटा देता हूँ जस्ट, अभी समझो। तो होता क्या है यहाँ पे कि dx dy चेंज होता है r dr, ये r कहाँ से आया, सो r इज द जैकोबियन, तुम्हें याद होगा यहाँ से जैकोबियन फाइंड करोगे तो वो जैकोबियन की वैल्यू यहाँ से डेल एक्स वाई डेल आर थीटा करोगे तो ये r बन के आता है ना। तो सेम वे में यहाँ तुम अगर चेंज करोगे, जब इस इंटीग्रल को चेंज करोगे, डेल रो डेल थीटा है ना, ये सॉरी डी रो डी थीटा एंड डी फाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन ये जो जैकोबियन है क्या है, तो इसकी वैल्यू आती है रो स्क्वायर, जो वहाँ लिखा हुआ है ना साइन फाई, यही आएगा रो स्क्वायर साइन फाई। तो ये तो हर ऑप्शन में है। मेनली इस क्वेश्चन में चेक क्या करना चाह रहा है, लिमिट, कि व्हाट इज द लिमिट, एक्चुअली लिमिट तो चेंज करना चेक करना चाह रहा है, तो वो हो जाएगा। देखो लिमिट ही देखना चाह रहा तुमसे क्या है, तो वो ग्राफ से पता चल जाएगा। तो ये जो जैकोबियन की वैल्यू है, रो स्क्वायर साइन फाई इज द वैल्यू ऑफ जैकोबियन। अब ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ कैसा होगा, सो रफली मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो एक तो स्फीयर है, दूसरा ये कोन है। सो कोन में ये जेड एक्सिस है, लेट्स से ये एक्स वाई है, सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगी, है ना। तो सो ग्राफ इस तरह से, कुछ कोण का ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो जस्ट यू नीड टू नो द एंगल, कि ये एंगल कितना होगा, क्योंकि इसका ग्राफ क्या है, z बराबर √3 तुम बाहर में निकाल सकते हो, तो रूट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो क्या एंगल होगा, x एक्सिस और इसके बीच का एंगल क्या आएगा, और फिर y के साथ का एंगल क्या आएगा, ये बस देखना है तुम्हें, या z के साथ एंगल कितना है। तो एक तो ओरिजिन से पास कर रही है ना ये, बताओ ये एंगल कैसे निकालते हो तुम लोग, यहां से क्या करोगे, हाउ डू यू फाइंड दिस एंगल, हाइट अपॉन बेस, इस तरह से। सो कोई पॉइंट लोकेट कर लो इस पे, फॉर एग्जांपल ये मैं 1 ले लेता हूं, x को, तो x को 1 रख दूं, और चलो y को 0 रख लिया, एक्सिस के पॉइंट वहां पे, एक्स वाई एक्जेक्ट प्लेन में बात करते हैं, तो y को 0 कर दो, तो z बराबर √3x है ना। तो यहां से
कितना आएगा, ये तो z अपॉन x निकालोगे √3 आ जाएगी। सो √3 या 1/√3 यही बनेगी ना। सो √3 या 1/√3 इस तरह से बनेगी तुम्हारे पास। सो x अपॉन यहाँ पे अगर मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये सपोज xy xz प्लेन में बात कर रहा हूं मैं, मान लो xz प्लेन में, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा x 0 z, ठीक। तो ये डिस्टेंस अभी हो जाएगा x, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी z, ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो ये एंगल कितनी बन जाएगी फिर, समझ आ रहा तुम लोगों को, ये x है और ये z है। सो व्हाट इज दिस एंगल नाउ, और ये रिलेशन है xz में अभी, क्योंकि मैं xz प्लेन में बात कर रहा हूं। सो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो z अपॉन x की वैल्यू √3, तो ये एंगल 60 डिग्री होगी यहाँ पे, और ये वाली जो एंगल होगी ये कितनी होगी 30 डिग्री, मतलब π/6। सो ये तुम्हारा π/3 है और ये एंगल है π/6, ठीक है, दिस एंगल इज π/6। तो बताओ अब कहां से कहां तक एंगल लोगे, और इसके बीच स्फेयर भी था, तो स्फेयर का रेडियस है 2, है ना। तो स्फेयर अगर तुम बनाते तो क्या होता, इसमें स्फेयर अगर बनाओगे तो इसका रेडियस 2 है। तो 0 से 2 तक गया, ठीक है। अब एक डायरेक्शन में कितना एंगल, दूसरे डायरेक्शन में कितना, ये तुम्हें देखना है बस। तो नेगेटिव वैल्यू लेगा यहाँ पे एंगल, तुम्हारे पास एक 0 से पाई हो सकता है, एक π/6 टू पाई। इसको ना एक्चुअली विजुअलाइज करना पड़ेगा, इसको मतलब बताना पड़ेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या लिमिट होती है, तो ये देखना पड़ेगा, इसका थ्योरी थोड़ा देखना पड़ेगा कि व्हाट इज लिमिट ऑफ थीटा एंड व्हाट इज लिमिट ऑफ फाई। तो उससे जाके तुम्हें ये समझ आएगा कि क्या लिमिट लेनी चाहिए। रो तो चलो वो स्फेयर जो है उसका रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस 0 से 2 में है, तो वो तो सब बड़ा ऑप्शन में है। मेनली एलिमिनेट करना है तुम्हें, एक में 0 से पाई है, एक में -π/2 से π/2 है, और एक में इधर π/6 टू π/2, π/6 टू पाई। तो इसको अभी के लिए स्किप करता हूं, इसको देखना पड़ेगा मुझे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिमिट निकालेंगे, है ना। तो इसको अभी छोड़ दो, देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन आए हैं सीयूटी के पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू में शायद नहीं था, वरना पूछे होते तुम लोग, देख लो, फिर भी इसको अभी स्किप कर दो, तो देखते हैं। तो स्फेरिकल का अगर होगा देखेंगे, अभी इसको स्किप करो। तो ये 15th, नेक्स्ट क्या है 15 के बाद 16 में क्या है बताओ। सर ये शायद आंसर गलत है। अच्छा, पूछ रहा है कि उसमें ये जो फंक्शन है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या लगता है तुम्हें, कहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये? सर y = mx लिया तो वो तो इनके ऊपर डिपेंड कर जाएगा ना। y = mx लिया तो क्या होगा लिमिट, ठीक है, x + y अपॉन 1 + x²। हाँ, तो क्या कह रहे हो, y = क्या लिया हमने, mx लोगों तो क्या फर्क पड़ेगा, mx से कुछ होगा, mx से कुछ नहीं होगा, नहीं तो क्या y = mx ले लिया तुमने, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट आ रहा है mx लेने पे, तो x टाइम 1 + m अपॉन 1 + x²। बट y वाला mx तुम क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन ये है, मतलब क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये बताना है। किस पॉइंट पे ये फंक्शन तुम्हें लगता है कॉन्टिन्यूअस, ये हम क्यों लेते हैं कर्व, ये कर्व तुम्हें पता है क्यों लेते हैं,
जब हमें दिखाना होता है कि फॉर डिफरेंट कर्व इट विल गिव यू डिफरेंट लिमिट्स। पाथ से डिस्कंटिन्यूअस। हाँ, तो किस पॉइंट पे तुम कंटिन्यूटी चेक करो, पहले ये बताओ तुम्हें क्या लगता है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन? कोई पॉइंट बताओ पहले। तभी तो चेक करोगे ना, थोड़ा सा से हो जाएगा, गलत सोचा। क्योंकि y बराबर mx रखोगे तुम 0 0 पे अगर चेक कर रहे हो तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, 0 हो जाएगा। और अगर 1 1 पे चेक करो तो y बराबर mx वर्क करेगा नहीं, तुम्हें वो कर्व लेना पड़ता है जो उस पॉइंट से पास कर रही है, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो। तो ये ओके है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 16 के बाद किसी का 21 था, है ना? हाँ सर, उसका सॉल्यूशन गलत था। जनरल सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा डबल डेरिवेटिव, ओके। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये y डबल डैश को इसने सॉल्व किया हुआ है, y डबल डैश बराबर 0। तो एक तो y डैश बराबर c1 आ जाएगा, तो y बराबर c1 x प्लस c2 आ जाएगा, है ना? तो ये सॉल्यूशन आ जाएगी। हाँ सर, बस ये कंफर्म करना। तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना? हाँ सर। और ये ठीक है, चलिए तो डन। तो ये 21 हो गया। नेक्स्ट सर 40 सर 24 भी सर गलत है। 24, हाँ 24 तो हो गया। 24 में क्या दिक्कत है? सर ये एब्सोल्यूट की कन्वर्जन कैसे होता है? इतनी सीरीज ही तो नहीं। ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, तो सीरीज कन्वर्जेंट भी है। अच्छा, कन्वर्जेंट ये सीरीज क्या कर रखा है, सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस 1 + 1/n तो कन्वर्जेंट है। सर वहाँ पर -1 पर एक होगा तो सर। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 24 के बाद 40, 28 है सर। 28 y be a random variable having Poisson distribution, देन आपसे पूछ रहा है ये कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y + 2 गिवन y more than 0, ये पूछना चाह रहा है। एक तो वहां पे थीटा, यहाँ पे लैम्डा, दोनों थीटा ही होगा, है ना, दोनों अलग अलग नहीं होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? सर ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसमें क्या होगा, y more than 0 रखा ना, तो इसका लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल, y more than 0 है तो 1 से इंफिनिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी y more than 0। देखो अभी तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है सीधा, तो एक्सपेक्टेशन का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि y more than 0 होना चाहिए, तो 1 से इंफिनिटी करेंगे हम, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, और ये जो गिवन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे?
या मैं करूँ? सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो आ जाएगा, डिनोमिनेटर इजी है ना, तो y मोर देन 0 है तो 1 माइनस कर देंगे, तो जब 1 माइनस करोगे तो डिनोमिनेटर में कोई इशू नहीं होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0, और पॉइसन में प्रोबेबिलिटी एट 0 e की पावर माइनस लैम्बडा है ना, तो 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्बडा आ जाएगा। तो ये तो ओके है, तो ऐसे यही देख के आइडिया लग रहा है कहीं ना कहीं ए या डी करेक्ट होगा, बी सी तो आउट हो जाएगा है ना। अब हमें देखना है कि क्या कर रखा है, 2e की पावर माइनस लैम्बडा, सो इसमें क्या करना होगा, इसको बनाओ y प्लस 2 फैक्टोरियल बनाओ इसको, डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो बस मैं अभी सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर देता हूँ, डिनोमिनेटर तो आ ही गया है, तो मतलब इसमें यहाँ पे सिंप्लीफाई कर, देखो मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो अभी हमारे पास है y बराबर 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखो ये y प्लस 2 है और ये y प्लस 1 है, सॉरी y फैक्टोरियल है, पहले तो y प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो उससे क्या होगा, ये y प्लस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, एंड देन सॉल्व करेंगे, देखो ठीक है ना, पहले मैं y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर को तुम लिख लेना, बस सीधा सीधा आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये बनेगा y प्लस 1 e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर y, और यहाँ y प्लस 2 फैक्टोरियल हो जाएगी, देख लो सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मैं, तो ये y प्लस 1 e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर y प्लस 2 फैक्टोरियल, y की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ये ओके है। अब बताओ इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँ, सो y बराबर 1 से इन्फिनिटी, ये y प्लस 1 और यहाँ हो गया e की पावर माइनस लैम्बडा और इंटू लैम्बडा की पावर y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 फैक्टोरियल। तो अभी क्या करना है, अब कि कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ e की लैम्बडा की पावर y था, मैंने लैम्बडा की पावर y प्लस 2 लिखा है, तो जितना एक्स्ट्रा लिखा उसको हटा दो। अब ये देखो ये किसका पीएमएफ होगा, जब मैं y प्लस 2 को कुछ नेम दे दूं, मान लो अगर ऐसा कर दूं मैं यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, सो y प्लस 2 की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 3 टू इन्फिनिटी, सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y प्लस 2 माइनस 1, और ये लैम्बडा की पावर माइनस 2 का कोई रोल है नहीं, इसको बाहर निकाल सकते हो क्योंकि समेशन y पे है, सो वी कैन टेक दिस क्वांटिटी आउटसाइड, तो ये जो लैम्बडा की पावर माइनस 2 है इसको बाहर कर लो, एक मिनट, ये बोर्ड ही बाहर हो गया एक, सो अच्छा ये तो गूगल का पेज खुल गया, तो ऐसा ना दोबारा लॉगिन करना पड़े, एक मिनट, इसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा फिर।